कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 का समाज शास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो बहुत ही कम समय बचा है, पेपर को पूरा देखिएगा। अगर आज का पेपर आप देख लेंगे पूरे पेपर का सोल्यूशन, तो आपको 100 में से 90 नंबर आपका एक ही वीडियो में कन्फर्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। जहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, और फिर जहाँ पर नाम लिखा है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। अब देखिए हमें नोट में क्या दिया हुआ है। हमें नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद दिया निर्देश। तो निर्देश में पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दूसरा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 25 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। तो इसी निर्देश के अनुसार आप पेपर को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो पहला प्रश्न है भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है नगरीय परिवार, बी ऑप्शन है एकांकी परिवार, सी ऑप्शन है संयुक्त परिवार और डी ऑप्शन है ग्रामीण परिवार। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा संयुक्त परिवार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून, बी ऑप्शन है 14 सितंबर, सी ऑप्शन है 8 मार्च और डी ऑप्शन है 10 दिसंबर। तो देखिए जो विश्व महिला दिवस होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है एस्से ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है माल्थस, बी ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है वेबर और डी ऑप्शन है मार्क्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्थस। एस्से ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है, माल्थस हैं। तो माल्थस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। ए ऑप्शन है डी एन मजुमदार, बी ऑप्शन है आर के मुखर्जी, सी ऑप्शन है सोरोकिन और डी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है किसने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भावनात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक अवधारणाओं के माध्यम से की है। ए ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, बी ऑप्शन है पितरिम सोरोकिन, सी ऑप्शन है अगस्त कॉम और डी ऑप्शन है किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पितरिम सोरोकिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता है। ए ऑप्शन है उद्योग एवं व्यापार, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है अशिक्षा और डी ऑप्शन है कम जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा उद्योग एवं व्यापार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र निर्माण में बाधक है। ए ऑप्शन है नगरीकरण, बी ऑप्शन है आधुनिकीकरण, सी ऑप्शन है औद्योगिकवाद और डी ऑप्शन है जातिवाद। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जातिवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा है डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा। ए ऑप्शन है डी एन मजुमदार, बी ऑप्शन है एस सी दुबे, सी ऑप्शन है मैकाइबर एवं पेज और डी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी एन मजुमदार। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा आ गया प्रश्न संख्या 9। तो कह रहा है कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। ए ऑप्शन है ग्राम प्रधान, बी ऑप्शन है ग्रामीण नेता, सी ऑप्शन है प्रबल जात यानी कि प्रभुत्व जात का नेता और डी ऑप्शन है वरिष्ठतम नागरिक। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है
वो क्या हो जाएगा ग्राम प्रधान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा? ए ऑप्शन है रास ने, बी ऑप्शन है स्पेंसर ने, सी ऑप्शन है हर्ष कोविट्स ने और डी ऑप्शन है सोरोकिन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष कोविट्स ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपको 10 नंबर पूरा मिलेगा। उसके बाद हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका हर प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर, नातेदारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित होते हैं। इतना आप लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो उत्तर देखिए, सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। कुछ विद्वानों के विचार में सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके विपरीत अन्य विद्वान सामाजिक संबंधों के अंतर को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ विद्वान क्या कहते हैं? कुछ विद्वान का मानना है कि जो सामाजिक ढांचा है उसमें होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन कुछ और विद्वान का मानना है कि विद्वान सामाजिक संबंधों के अंतर को, जो सामाजिक संबंध का अंतर है उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है सामाजिक परिवर्तन के बारे में। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण बताइए। तो देखिए पर्यावरण पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 है पर्यावरण को संरक्षित करना, दूसरा है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना और तीसरा है वृक्षों का अवैध कटाव व वृक्षों का संरक्षण करना। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जनजाति को परिभाषित कीजिए। तो देखिए गिलिन एवं गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। 15 नंबर क्वेश्चन है, लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर है 1, ये लोग निश्चित भूभाग पर कार्य करते हैं। दूसरा है इनका जीवन सामान्य होता है। तीसरा है ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर, उदारीकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण में धीरे धीरे शिथिलीकरण और अंततः उसकी समाप्ति से है। दूसरे शब्दों में कहें तो उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था के कार्यकरण में बाजार की भूमिका की पुनः स्थापना और सरकार के हस्तक्षेप का निषेध है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, जनजाति की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनजाति के सभी सदस्य आपस में नातेदार तो नहीं होते, अपितु प्रत्येक भारतीय जनजाति में नातेदारी प्रथा एक सशक्त संगठनात्मक नियंत्रणात्मक एवं एकात्मक सिद्धांत के रूप में क्रियाशील रहती है। जनजातीय अंतर विवाहित होती हैं और कुलों एवं उपकुलों में बटी रहती हैं। कुल स्वजन समूह होने के नाते ये बहिर्विवाहित होती हैं। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? तो देखिए बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता मौलिक रूप से और सबसे ऊपर एक विचारधारा है जिसके सांप्रदायिक दंगे और अन्य रूपों में सांप्रदायिक हिंसा परिणाम है। सांप्रदायिक विचारधारा तो बिना हिंसा के भी अस्तित्व बनाए रख सकती है, परंतु सांप्रदायिक हिंसा बिना सांप्रदायिक विचारधारा के नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, ग्राम पंचायत के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा देना। दूसरा है शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। उसके बाद सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त बिल को स्थानीय अधिकारों तक पहुंचाना। अब देखिए हमारा आ गया 20 नंबर क्वेश्चन।
इसमें कह रहा है कि हुंडी से क्या आशय है। तो देखिए हुंडी एक प्रकार का ऋण पत्र है। इसे व्यापारी लंबी दूर की यात्रा में उपयोग करते थे। हुंडी को देश के प्रत्येक कोने में स्वीकार किया जाता था क्योंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में होती थी। देखिए जो हुंडी था एक ऋण पत्र था, जैसे कि आपने कहीं सामान लिया, किसी जगह पे सामान लिया तो वहां पर आपने ऋण पत्र, आपको वहां पे आपने ऋण पत्र दिया, यानी कि मैं आपका इतना कर्जा हूँ। अब ये ऋण पत्र हर जगह चलता था, तो पुराने ज़माने में सब लोग व्यापारी इसी पत्र का उपयोग करते थे, इसी पत्र को ही हुंडी कहते हैं। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न हर प्रश्न 6 नंबर का है। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, भारत में जनजातीय आंदोलन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, भारत में जनजातीय आंदोलनों के प्रमुख परिणामों की विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। नंबर 1 है जनजातीय पहचान के प्रति जागरूकता में वृद्धि। दूसरा है जनजातियों में अपनी समस्याओं के प्रति चेतना में वृद्धि। उसके बाद है संरक्षणात्मक भेदभाव का उदय। आगे है राज्यों में कल्याण विभागों की स्थापना। उसके बाद अगला है जनजातीय कल्याण कार्यक्रम। उसके बाद जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम। फिर है जनजातियों के गैर जनजातियों लोगों से संपर्क में वृद्धि। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, परिवार के आकार में परिवर्तन। वर्तमान में पारिवारिक सदस्यों की संख्या सीमित होती जा रही है। उसके बाद है पारिवारिक कार्यों की अपरिहार्यता में परिवर्तन। तो देखिए प्राचीन समय में परिवार सुरक्षा, सहयोग और शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, परंतु आज कई संस्थाओं के निर्माण हो जाने के कारण परिवार अपनी दृढ़ता और स्वरूप को कायम रख पाने में असफल हुआ है। आगे है पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन। देखिए वर्तमान शिक्षा और सामाजिक चेतना में स्त्रियों को जागरूक बनाया है। उसके बाद है वैवाहिक और यौन संबंध में परिवर्तन। वर्तमान संदर्भ में विवाह और यौन संबंधों में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति में सुधार। तो देखिए वर्तमान समय में स्त्रियों में को पहले की तरह चार दीवारी में कैद करके नहीं रखा जाता था, यानी तो ये नहीं रखा जाता, मतलब पहले के ज़माने में स्त्रियों को चार दीवारी के अंदर रखा जाता था कि उन्हें ना पढ़ने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था। तो आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु उपायों का सुझाव दीजिए। तो देखिए उत्तर, दहेज प्रथा को रोकने के सुझाव या उपाय इस प्रकार हैं। दहेज प्रथा के विरुद्ध समाज में व्यापक जागरूकता लाई जानी चाहिए। यह कार्य पंचायतों के द्वारा समय समय पर गांव में सभा बैठक आयोजित करके किया जा सकता है। दूसरा है प्रेम विवाह या अंतर जातीय विवाह के माध्यम से दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। आगे दहेज प्रथा को नियंत्रित करने व दहेज दोषियों को दंडित करने के संबंध में कठोर कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे है दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज में जनमत संग्रह कराना चाहिए और दहेज लेने देने वालों को सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। आगे है दहेज प्रथा को रोकने के लिए वर कन्या को स्वयं निर्णय लेकर अपने जीवन साथी का फैसला लेना चाहिए। इतना आपको लिखना है, आपको 6 नंबर पूरा मिल जाएगा। इतना तो आप बिना पढ़े ही लिख सकते हैं दहेज प्रथा के बारे में। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1 है रेखीय या उद्विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य परिवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरलता से जटिलता की ओर और कुछ निश्चित स्तरों में से गुजरकर होता है। यह सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जिसमें परिवर्तन की दिशा सदैव ही ऊपर की ओर होती है। दूसरा है चक्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य परिवर्तक स्पेंगलर, पैरेटो, टाइनबी और सोरोकिन हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा को चक्र की भांति मानते हैं। उनका मत है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये भी प्रश्न आपका 6 नंबर का है। उत्तर में आपको लिखना है
कि नगरीकरण में अनेक सामाजिक परिवर्तन किए हैं। नगरीकरण ने अनेक सामाजिक परिवर्तन किए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप लोगों में व्यक्तिवादिता की वृद्धि हुई है। ग्रामीण लोग शहर के व्यवसायों, शिक्षा, रोजगार आदि के अच्छे अवसर देखकर नगरों की ओर आकर्षित होने लगे। उसके बाद नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज में मनोरंजन के साधन परिवर्तित हो गए। उसके बाद नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज में यातायात तथा संचार के साधन अत्यधिक विकसित हुए। आगे देखिए, नगरीकरण द्वितीयक समितियों का विकास संभव हुआ है। नगरीकरण समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, साथ ही साथ व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विकास होता है, जो भारत में भी दिखाई देता है। इतना आप लिखेंगे, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि आप पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच कैसे भेद करेंगे। ये भी प्रश्न हमारा 6 नंबर का है। तो देखिए उत्तर, पूर्वाग्रह से आशय पूर्व निर्णय से है, अर्थात वह धारणा जो विषय को बिना जाने और बिना उसके तथ्यों को जांचे आरंभ में ही बना ली जाती है। एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के विषय में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को पूर्वाग्रह कहते हैं। इसके अनुसार पूरे समुदाय को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक उपनिवेश रहा, अनेक रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिकों की देन है। जैसे कुछ समुदायों के बीच प्रजाति, कुछ को कायर या पौरुषहीन तथा कुछ को दगाबाज समुदाय की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, आपको यहाँ से मिल जाएगा 6 नंबर। तो अगर आप पूरे पेपर को देख लिए होंगे तो आपको यहाँ से देखिए 90 नंबर आपका आज कन्फर्म हो जाएगा। 90 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आगे आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करना है। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, जाति से आप क्या समझते हैं। जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। अथवा संप्रदायवाद क्या है, भारत में इसके कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो आपको इन दोनों में से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा जो है 28 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। अथवा हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण समाजों में इसके उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख महिला आंदोलन की व्याख्या कीजिए। सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। अथवा भारत में दहेज प्रथा के क्या कारण है, भारतीय समाज में इसके प्रभाव बताइए, उसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है। यानी दीर्घ उत्तरीय में आपको 3 प्रश्न हल करना है। आपको दिए जाएंगे 6 प्रश्न और आपको वहाँ से 3 प्रश्न हल करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 समाजशास्त्र का पेपर, जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है। तो अगर आप पूरे पेपर को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी टाइप की वीडियो चाहिए तो बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।